एक आदमी जिसने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, आज वही आदमी कह रहा है बीजेपी देश को सिस्टम के नाम पर डिवाइड कर रहा है। तुम लाठी चढ़ाओगे? इतना दम है? तुम लाठी चढ़ाओगे? जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के लिए बीजेपी के खिलाफ प्लानिंग करी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। वही प्रशांत किशोर जिसे मोदी ने गुजरात बुलाया, जिसका ऑफिस मोदी के घर के ऊपर बनाया गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद वही आदमी मोदी और अमित शाह दोनों का सबसे बड़ा क्रिटिक बन गया। के गृह मंत्री अमित शाह, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के बड़े नेता जन सुराज से इतना डरे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिस्टम बदलने वाले लोग सिस्टम का हिस्सा बने बिना भी जीत सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर सिस्टम बदल रहे हैं या सिस्टम उन्हें ही अपने हिसाब से बदल रहा है? मोदी, नीतीश, ममता, राहुल सब ने उनका दिमाग का यूज किया, मगर क्या कभी उन पर किसी ने भरोसा किया? तो आज हम इन्हीं सवालों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। कैसे एक हेल्थ एक्टिविस्ट से शुरू हुई एक जर्नी इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट तक पहुंची और कैसे वही स्ट्रेटेजिस्ट आज सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? देखिए, बात है साल 2007 की। प्रशांत किशोर, जिन्हें हम इंडिया का बिगेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, मगर उस वक्त यूनाइटेड नेशन के लिए वो अफ्रीका में बड़े बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट चलाते थे और उसी साल 2007 में वो इंडिया लौटते हैं। उनके पास एक सॉलिड प्लान था, एक तरीका था जिससे देश की हेल्थ और सोशल सिस्टम को पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता था। मगर उस वक्त सेंटर में यूपीए की सरकार थी, तो प्रशांत किशोर सीधा राहुल गांधी से मिलते हैं। उन्होंने अपना पूरा प्लान राहुल गांधी को समझाया कि नेशनल लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स कैसे लाने हैं। जहाँ प्रशांत किशोर पूरे देश को बदलने की बात कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी ने उन्हें एक बहुत छोटा काम पकड़ा दिया, सिर्फ अमेठी में एक छोटा हॉस्पिटल बनाने का काम। प्रशांत किशोर को ये ऑफर उनके एक्सपीरियंस की बेइज्जती लगी और बात आगे नहीं बढ़ पाई। प्रशांत किशोर वापस अपने यूएन मिशन पर फोकस करने अफ्रीकन कंट्री चार्ट चले जाते हैं। 3 साल बाद 2010 आता है। प्रशांत किशोर तब भी चार्ट नहीं थे जब उनके हाथ में एक सरकारी रिपोर्ट लगी। उन्होंने उस रिपोर्ट में देखा जिसमें मेंशन था ये प्रॉब्लम सिर्फ गरीब राज्यों तक सीमित है। उन्होंने खुद नए फिगर्स निकाले और ये प्रूफ किया कि देश के अमीर बड़े बड़े स्टेट्स में भी हेल्थ सिस्टम का उतना ही बुरा हाल है जितना कि गरीब स्टेट्स में। ये रिसर्च पेपर वो स्ट्रेटेजिक टूल था जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप को नंगा कर सकता था। प्रशांत किशोर ने इस रिपोर्ट की कॉपी पीएम मनमोहन सिंह के साथ साथ गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को भी भेजा और जैसे ही ये पेपर मोदी के टेबल पर पहुंचा, पूरी कहानी ही पलट गई। मोदी ने प्रशांत किशोर की शार्पनेस को पहचाना। उन्होंने पेपर में सिर्फ एक डाटा नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी की एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने तुरंत प्रशांत किशोर को कांटेक्ट किया और ऑफर किया गया गुजरात के सोशल सेक्टर पॉलिसीज को बदलने का। देखिए, प्रशांत किशोर गांधीनगर तो पहुंच चुके थे। उन्होंने सोशल सेक्टर पॉलिसीज पर काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन सच तो ये था कि ये सिर्फ सोशल वर्क की डील नहीं थी। अगले ही साल 2012 में गुजरात में इलेक्शन थे। मोदी ने प्रशांत किशोर में एक बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट देखा। उन्हें ये लगा कि ये आदमी उनकी पॉलिटिकल इमेज को मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी और नए आइडिया से लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। प्रशांत किशोर ने इलेक्शन इनोवेशन की वो पहली सीढ़ी रखी जिसकी वजह से पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में 3D टेलीकास्ट टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर यूज हुआ। पैसों के बिना क्या आप अपने बच्चे को नौकरी दिला सकते हैं? नरेंद्र मोदी अब इस तरह से दिल्ली के हर नुक्कड़ पर सभा करते नजर मोदी फिजिकली तो गांधीनगर में होते थे, लेकिन डिजिटल स्क्रीन पर लगता था जैसे वो आपके शहर में आपके सामने खड़े हैं। इस कटिंग एज टेक्निक ने मोदी को एक जबरदस्त यानी बहुत बड़ा एक एडवांटेज दे दिया। देखिए, 2012 में मोदी जीत गए। ये पार्टनरशिप परमानेंट हो गई। प्रशांत किशोर का ऑफिस मोदी के सरकारी घर के ऊपरी मंजिल पर सेट हो चुका था और आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस लेवल का ट्रस्ट था। लेकिन गुजरात तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली टारगेट था दिल्ली। 2013 में प्रशांत किशोर ने CAG बनाई। ये टीम अब नेशनल कैंपेन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। उन्होंने पिछली 3D टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर 3D होलोग्राम टेक्निक यूज की। मोदी को एक साथ 100 से ज्यादा सिटीज में इस टेक्निक के थ्रू लाइव दिखाया गया। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मोदी की चाय वाली बैकग्राउंड को ब्रांड करना। देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। जहां ऑपोजिशन इसे ताने मारने के लिए यूज करती थी, प्रशांत किशोर ने उस चाय वाला आइडेंटिटी को विक्टिमहुड से निकालकर प्राइड और मेहनत का पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया। 2014 का इलेक्शन मोदी जीत जाते हैं, मगर यहाँ सवाल उठता है वो आदमी जिसने मोदी के लिए पूरा माहौल बनाया, उसको क्या मिला? देखिए, प्रशांत किशोर की उम्मीद अब सिर्फ चुनावी फीस तक सीमित नहीं थी। उनका टारगेट अब इलेक्शन जिताना नहीं बल्कि पॉलिसी मेकिंग में दिल्ली की पावर कॉरिडोर्स में एक परमानेंट और बड़ा रोल चाहते थे। और तुरंत उन्होंने अपनी पुरानी टीम CAG
को बंद किया और आईपैक बनाया। ये सिर्फ टीम का नाम बदलना नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। प्रशांत किशोर का प्लान था ये बॉडी सीधा पीएम को रिपोर्टिंग करेगी और डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाएगी। इसका मतलब था वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से अलग सीधा पीएम के विश्वास पात्र बन जाते और बस यहीं से कहानी की असली टकरार शुरू होती है। माना जाता है कि सीनियर बीजेपी लीडर्स को लगा कि प्रशांत किशोर उनकी हायरार्की को बाईपास कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत को कम दिखा रहे हैं, और इस मतभेद के बीच पार्टी के कुछ लोगों ने प्रशांत किशोर को सिर्फ एक दुकानदार बोल दिया जिसका काम पैसा मिलते ही खत्म हो जाना चाहिए। मगर जिस आदमी की स्ट्रेटेजी से आप दिल्ली तक पहुंचे उसी को आपने साइड लाइन कर दिया। प्रशांत किशोर ये सब समझ रहे थे। उन्होंने आखिरी बार मोदी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मोदी का जवाब सीधा और साफ था। मोदी ने उन्हें अमित शाह के पास भेज दिया और कहा अब सब वही संभालते हैं। मगर अमित शाह ने प्रशांत किशोर की एक नहीं सुनी। लेकिन प्रशांत किशोर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने जिसे जिताया था उसी को हराना उनका अब पॉलिटिकल मोटिव बन चुका था और इसी के लिए वो सीधा दुश्मन के कैंप में चले जाते हैं। पटना की प्रशांत किशोर आज शामिल हो रहे हैं जेडीयू। दिसंबर 2014 में प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश से हुई तो प्रशांत किशोर ने गेम शुरू होने से पहले ही अपनी पावर दिखा दी। उनकी पहली शर्त थी पहले जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश खुद सीएम बनेंगे। नीतीश ने तुरंत बात मान ली और फरवरी 2015 में दोबारा सीएम बन गए। प्रशांत किशोर ने अमित शाह को चैलेंज करने की शुरुआत कर दी थी। प्रशांत किशोर ने तुरंत अपनी आईपैक टीम को रिवाइव किया और टारगेट था 2015 का बिहार इलेक्शन। लेकिन प्रशांत किशोर जानते थे कि मोदी को हराने के लिए सिर्फ नीतीश की इमेज काफी नहीं है, स्ट्रेटेजी बड़ी चाहिए थी। इसलिए नीतीश ने एक ऐतिहासिक पॉलिटिकल रिस्क लिया। अपने सबसे बड़े राइवल लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाया। प्रशांत किशोर को डाउट था कि लालू नीतीश की लीडरशिप को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा कांग्रेस की हाई कमांड सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की कि वो लालू को अलायंस के लिए राजी करे और स्ट्रेटेजी काम आई। प्रेशर में लालू ने कांग्रेस की बात मान ली। प्रशांत किशोर ने अलायंस की जोड़ तोड़ को सक्सेसफुली सेट कर दिया और 2015 का बिहार इलेक्शन महागठबंधन जीत जाती है। मोदी लहर को पूरी तरह से नाकाम करने में ये दोनों सशक्त रूप से सफल हुए हैं और उसी की झलक आप इस वक्त देख रहे हैं। एनालिटिकली देखा जाए ये डायरेक्टली अमित शाह और बीजेपी की हार थी। प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक साल में उनकी 2014 की मोमेंटम को नेशनल लेवल पर ब्रेक कर दिया था। जनवरी 2016 में इस मास्टर स्ट्रोक के इनाम के तौर पर नीतीश ने प्रशांत किशोर को कैबिनेट रैंक के साथ अपना एडवाइजर बना दिया। बिहार के सक्सेस के बाद प्रशांत किशोर अब नेशनल लेवल पर फोकस कर रहे थे। उनका टारगेट था बीजेपी के सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस को रिवाइव करना। 2017 में उन्हें पंजाब और उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी मिली। पंजाब में तो वो सक्सेस मिली, लेकिन यूपी की कहानी पूरी तरह से अलग निकली। यूपी में कांग्रेस की जीत के लिए प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को प्रचार का चेहरा बनाने का प्रपोजल दिया, लेकिन गांधी परिवार ने मना कर दिया। इसके बजाय कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट बनाया। प्रशांत किशोर ने चाय पे चर्चा की तरह खाट सभा का प्लान बनाया, जहां राहुल गांधी चारपाई पर बैठकर फार्मर से डिस्कशन करते। लेकिन देवरिया में पहली सभा में ही लोग चारपाई चुरा कर ले गए और मीडिया में चारपाई की लूट हेडलाइंस बनी। घमासान मचा है। किस तरीके से लोग अपने जान की परवाह न करते हुए, ये देखिए लोहे की रॉड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पुलिस के फोर्स हैं खटिया लेने के लिए आपाधापी मारा मारी मची हुई है। ये देखिए और कई कांग्रेस के पुराने नेता प्रशांत किशोर से इनसिक्योर थे। उनका सबसे बड़ा सवाल था इस आदमी की आइडियोलॉजी क्या है। वो कभी राइट विंग बीजेपी के लिए काम करता है और वो कभी समाजवादी पार्टी नीतीश के लिए काम करता है। इसीलिए कांग्रेसियों को प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये आदमी उनके कंट्रोल से बाहर है। जब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज का प्रशांत किशोर का प्लान फेल हो गया तो वो समाजवादी पार्टी से अलायंस के लिए रेडी हो गए। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के लड़के का नारा दिया गया, लेकिन कांग्रेस को 403 में से सिर्फ 7 सीट मिली और इस हार ने प्रशांत किशोर की एबिलिटी पर सवाल उठा दिए। जुलाई 2017 में नीतीश ने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया तो प्रशांत किशोर का एडवाइजर का टेन्योर भी खत्म हो गया। 2018 में वो फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और सीधा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का पद ले लिया। मतलब वो फिर से बीजेपी के करीब हो गए। मगर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जीत गए और इसके बाद मोदी सरकार सीएए लेकर आई। प्रशांत किशोर ने सीएए की खुली आलोचना की। उन्होंने ओपनली कहा इससे धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया जा सकता है। देखिए जेडीयू उस वक्त बीजेपी की अलाई थी। प्रशांत किशोर का ये स्टैंड सीधा पार्टी लाइन के खिलाफ था। इसी कारण नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में मतभेद चरम सीमा तक पहुंच गए और जनवरी 2020 में नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाल दिया। जेडीयू से निकलने के बाद प्रशांत किशोर का अगला निशाना था
वेस्ट बंगाल। मार्च 2021 में वो ममता बनर्जी की टीएमसी का प्रचार संभालते हैं और यहाँ प्रशांत किशोर ने नेशनल मीडिया में आकर कॉन्फिडेंट होकर दावा किया, एक तरह से ओपन चैलेंज किया कि बीजेपी 100 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी। उनकी ये प्रेडिक्शन सही साबित हुई। बीजेपी को सिर्फ 77 सीट्स मिली। ये प्रशांत किशोर के कैरियर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। इन मैसिव सक्सेस के बाद प्रशांत किशोर को लगा कि अब दिल्ली का दरवाजा खुलेगा और वो फिर से कांग्रेस के चक्कर लगाने लगे। राहुल और प्रियंका से 4 मीटिंग की मगर बात नहीं बन पाई। कांग्रेस से बात टूटने के बाद प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से सोशल वर्क का रुख किया। 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपनी जन स्वराज यात्रा का ऐलान किया। 665 दिन तक वो बिहार के हजारों गांव तक पैदल चले। फिर आता है 2024 का लोकसभा पोल्स। प्रशांत किशोर मीडिया में आकर कॉन्फिडेंट होकर दावा करते हैं कि बीजेपी 300 या 300 से ज्यादा सीट लेकर जीतेगी। लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट्स आए तो प्रशांत किशोर की ये प्रेडिक्शंस गलत हुई। बीजेपी को सिर्फ 240 सीट्स मिली। बंगाल में बीजेपी की सीट्स घटकर 12 हो गई। टीएमसी नंबर 1 पार्टी बनी। एंड फाइनली 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी लॉन्च की और 7 जुलाई 2025 को उन्होंने कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस और एंटी मुस्लिम कंटेंट बनाने का आरोप है। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की डायनेस्टी पर सवाल करते हैं, लेकिन जगनमोहन रेड्डी, जिन पर 31 से ज्यादा करप्शन के केसेस थे, उनको जिताने के लिए अपनी पूरी टीम लगा देते हैं। वो आज सेकुलर होने का दावा करते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी को जिताने में दिन रात काम करते रहे, जिन्हें एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था। सवाल ये नहीं है कि वो किसकी जीत चाहते हैं, सवाल ये है कि उनका अपना पॉलिटिकल मोटिव क्या है। या तो प्रशांत किशोर इन आइडियोलॉजिकल फैक्ट से अनजान है या फिर पावर और विक्ट्री के सामने ये सब उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। देखना होगा कि इस बार के बिहार इलेक्शन में उनका प्रदर्शन कैसा होगा, क्योंकि अगर वो 20 या 30 सीट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो किंग मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रशांत किशोर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सवालों के घेरे में रही है। आपके इस एनालिसिस पर क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।